चलिए तो देखो बुआ, आज हम लोग इतिहास के तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक, का नाम है। अब सवाल में तुमको ही एक जवाब मिला है। एक हिंद मतलब हिंदुस्तान है, एक चीन मतलब चीन। हम एक ऐसे जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के कब्जे में रहा था और कुछ हिस्सा चीन के हिस्से में रहा था। इसलिए उस एरिया को ही क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया, हिंद चीन। अब वहां पे भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा सा तुम लोगों के टफ होने वाला है। उसका वजह यह है कि इसमें जो नाम आएगा वो हमारी भाषा में नहीं है, क्योंकि इस तरफ पे चीन का प्रभाव रहा है। मुख्य रूप से हम लोग म्यांमार, लाओस, कंबोडिया ये सब जगह है ना, उधर के हिस्से को ही पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ के नाम अलग होता है। तो एक वही खाली तुम लोगों को दिक्कत होगी नाम याद रखने में। नाम सुनने में उठपटांग जैसा तुमको लगेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर वो आदत हो जाएगी और आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि हिंद चीन का विस्तार कहाँ है, मतलब कहाँ था ये हिंद चीन। आज ये नहीं है, हुआ करता था, अब नहीं है। तो ये कहाँ था, तो देखो आज के समय में ले लो तो दक्षिण पूर्व एशिया में चले जाओ। दक्षिण पूर्व विश्व का मैप लो। अब मैप को ऐसे देखो और इस इलाके में आ जाओ। इस इलाके में, ऐसे सीधा मैप लिए हुए ना, तो इस इलाके में, और ज्यादा नहीं। भारत है ना, भारत के ऐसे देखना, ऐसे देखोगे ना तो तुमको एक ऐसा चित्र दिखाई देगा इस प्रकार के। जब वहां पे तुम देखोगे विश्व के मैप को तो वहां पे तुमको जैसा यहाँ पे एक चित्र हम बनाए हैं वैसा ही चित्र दिखाई देगा। हम बनाए ना है, यहाँ पे जो डाले हुए हैं ऐसा ही चित्र तुमको वहां पे भी दिखाई देगा मैप में। ये जो पूरा इलाका जो तुमको दिख रहा है ना, ये इलाका, ये पूरे इलाका को ही हम हिंद चीन कहते थे। जो मैप में तुमको दिख रहा है इलाका, जिसमें तोक्किन है, लाओस है, अन्नाम है, कंबोडिया है, कोच्चि चीन है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितना नाम यहाँ दिख रहा है, तोक्किन, लाओस, उसके बाद तुमको ये अन्नाम, कंबोडिया और यहाँ पे कोच्चि चीन, यही सब नाम तुमको आएगा पूरे चैप्टर में। एरिया, फिर इससे संबंधित लोगों के नाम। इसी इलाके को कहा जाता था हिंद चीन। इसकी टोटल अगर बात करो क्षेत्रफल तो वो है 2,80,000 वर्ग किलोमीटर। मोटा मोटी इसको 3 लाख ले लो, क्योंकि 20,000 कम रहा है। तो 2,80,000 किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। यहीं पे ये था। इसी में आज तुमको वियतनाम नाम के देश, लाओस और कंबोडिया है। ठीक, ये जो इलाका तुमको दिख रहा है ना, ये इसको वियतनाम में लिया जाता है। कंबोडिया तो तुमको अलग दिख ही रहा है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद तुमको लाओस दिख रहा है और ये वियतनाम। ये जितना भी देश यहाँ पे है ऐसा मिलेगा म्यांमार के बगल में। म्यांमार देखो हमने के भारत के बगल में बांग्लादेश मिलेगा, उसके बगल में तुमको भारत के फिर राज्यों के नाम मिलेगा। उसके बगल में देखोगे तो म्यांमार है, उसी के बगल में तुमको ये सब जगह तुमको मिल जाएगा। तो आज के जो वियतनाम है, लाओस और कंबोडिया है, इन्हीं क्षेत्रों को मिला करके पहले हिंद चीन कहा जाता था, जिसमें तुमको लाओस, तोक्किन, अन्नाम, कंबोडिया और कोच्चि चीन शामिल था। आज ये 3 है। ठीक, इसकी अगर सीमा की बात करो तो उत्तर में चले जाओ तो उत्तर में देखो यहाँ किसको टच कर रहा है, ये चाइना को। तो उत्तर में है चीन। ठीक, और कुछ हिस्सा में म्यांमार को भी टच करता है। इस मैप में तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा में ये म्यांमार को भी छूता है। यानी चीन और म्यांमार, दो देशों से इसका सीमा सटा हुआ है। उसके बाद दक्षिण में आ जाओ, नीचे। तो नीचे आओगे तो चीन सागर है, तो यहाँ तुमको चीन सागर मिल जाएगा। पश्चिम में म्यांमार, इस तरफ वाले इलाका में पूरा यहाँ पे क्या चीज है, म्यांमार है। तो म्यांमार मिलता है। एक जगह का वर्णन तुमको नहीं मिला है, इस तरफ वाला पूरब के,
पूरब में तुमको दिख रहा है कि सागर है, ठीक। मैप में देखोगे तो इस तरफ क्या चाहिए, यहाँ सागर है, यहाँ चीन सागर है, यहाँ पूरा महासागर है, सागर नहीं पूरा महासागर है। यहाँ पे चीन सागर, इधर म्यांमार, ऊपरे चीन और म्यांमार दोनों के साथ टच करता है। तो ऐसे देखो तो ऊपरे चीन, इधर म्यांमार, इधर चीन सागर और इधर पूरा के पूरा महासागर जो है वो वाला। तो ये इसकी क्षेत्रफल के मतलब एक तरह से चौहद्दी है, ठीक। यही इलाका है तुमको हिंद चीन। अब यहाँ पे है कि हिंद चीन इसका नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे की कहानी। तो हिंद चीन पर पहले प्रभाव पढ़ो। देखो हिंद चीन के 2-3 जगह, जैसे देखो एक तोक्किन, तोक्किन यहाँ मैप में दिख रहा है ऊपर, ये तोक्किन और ये अन्नाम, अन्नाम तुमको दिख जाएगा। ये वाला जो पूरा इलाका तुमको दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा के पूरा इलाका जेकरा में तोक्किन और अन्नाम है, ये किसके कब्जे में था, ये किसके प्रभाव में था, चीन के। ये वाला इलाका किसके में है, ये और ये चीन के कब्जे में है, यानी चीन का यहाँ पे प्रभाव रहता था और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा। क्योंकि देखो अब चीन के यहाँ प्रभाव है तो जितना भी संस्कृति के से शैक्षणिक जो भी तरह के देखो पूरा प्रभाव किसका रहेगा यहाँ पे। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आया तो उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा ना, हम लोगों पे पड़ा ना, हमारे संस्कृति पर उसका प्रभाव पड़ा, हमारे रहन सहन खान पान बोली भाषा सब पे उसका प्रभाव पड़ा। उसी तरह जब इस इलाके पर चीन का कब्जा था तो यहाँ पे प्रभाव भी किसका पड़ा, चीन का। तो ये पूरा इलाका एक तरह से चीन के है, ठीक। इसमें एक चीज और है, यहाँ पे चीन का भी प्रभाव था, साथ ही साथ यहाँ के लोग अपना भी पहचान बनाए हुए थे, इनका अपना भी भाषा था, अपना लिपि था, अपना दर्शन था। और दर्शन में जिसको ये मानते थे उसमें ये नाम याद रखना, किताब में करते जाओ, कन्फ्यूशियस नाम होगा नीचे यहाँ पे, इधर गया यह है ना, कन्फ्यूशियस नाम होगा, ठीक। तो देखो ये हिंद चीन क्षेत्र के 2 जगह जिसमें एक तोक्किन है एक अन्नाम है, इन दोनों जगहों पर चीनी का प्रभुत्व था, ठीक। लेकिन यहाँ पे इनका प्रभुत्व होते हुए भी ये लोग अपना धर्म अपना दर्शन था, जिसमें एक था तुमको बौद्ध धर्म और दूसरा था कन्फ्यूशियस नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, ठीक। उसके दर्शन को, हाँ ये नाम है वो व्यक्ति के, कन्फ्यूशियस, ठीक। ये बौद्ध धर्म, इसको तो हम लोग जान ही रहे हैं। ये एक व्यक्ति का नाम है जिसको हिंद चीन क्षेत्र के लोग बहुत मानते थे, उनके दर्शन का प्रभाव था। एक चीज और था इस इलाके में, जब यहाँ डाले नहीं है किताब में तुम, यहाँ के इलाका ऐसा रहा जैसे मान लो तोक्किन अन्नाम को लो, अजीब तरह के रहा है, कभी चीन का प्रभाव रहा है कभी नहीं रहा है। होता ये था कि मान लो चीन के कोई शासक शक्तिशाली है तो वो अटैक कर देता था इस पे, पूरा बेकार कर लिया कब्जा। अब जैसे ही वो शासक कमजोर होता था ये लोग उससे का विरोध करके ये लोग स्वतंत्र हो जाते थे। फिर कोई शक्तिशाली राजा आता था फिर इसको कब्जा कर लेता था, फिर ये लोग देखते थे कि शासक कमजोर है तब फिर ये लोग स्वतंत्र हो जाते थे। तो ये इनके साथ चलते रहता था, स्वतंत्र होना फिर उसका शासन स्थापित होना फिर स्वतंत्र होना। तो इस तरह से इसकी पूरी कहानी चलती रहती थी और ये पूरा इलाका को हम चीन के नाम से जानते हैं क्योंकि इस पे चीन का आधिपत्य था, उसका कब्जा था। दूसरा हमने के ले लो यहाँ पे लाओस और कंबोडिया। देखो यहाँ पे ये है हमने के लाओस और ये है कंबोडिया, 2 भाग में देख सकते हैं इसको। का हो लिया जकरा हो देखो इधर वाला ये इलाका और ये इलाका, ये दोनों कौन सा है, चीन के प्रभाव वाला। तो ये चीन का क्षेत्र और ये वाला इलाका और ये वाला इलाका में किसका कब्जा है, हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के एक राजा के भी नाम यहाँ पे आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले इलाके में भारत के कब्जा है, हिंदुस्तान के तो हिंद क्षेत्र, और ये वाले जगह पे चीन का कब्जा है तो इसलिए इसको चीन क्षेत्र, और पूरे को मिला के आज क्या बोलते हैं, हिंदी चीनी क्षेत्र या हिंद चीन क्षेत्र। ठीक, क्यों बोलते हैं समझ में आ गया। अगर सवाल तुमको पूछे कि आज के जो ये वियतनाम लाओस कंबोडिया वाला जो इलाका है या दक्षिणी पूर्व एशिया के जो जगह, इसको हम हिंद चीन क्यों कहते थे, तो बोल देना है कि
आज के जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो जगह है तोक्किन और अन्नाम, वहां पे पहले चीन का शासन हुआ करता था, और लाओस और कंबोडिया पर हिंदुस्तान का शासन हुआ करता था, इसलिए इसको सम्मिलित रूप में आज हिंद चीन के नाम से जानते। इतने बात तुमको लिखना है, समझ गई। इन दोनों क्षेत्र पर चीन के कब्जा, इसलिए इसको चीनी क्षेत्र, ये दोनों पर हिंदुस्तान कब्जा, इसलिए हिंदुस्तानी क्षेत्र, और दोनों को मिला दो तो हिंद चीन क्षेत्र। यहीं पे आजादी के लिए इन लोगों का लड़ाई चलेगा, लेकिन हम लोगों से नहीं, चीन वालों से नहीं, फ्रांस वालों से। जैसे हमारे देश में अंग्रेज, वैसे फ्रांस। हम लोगों को तीसरा और चौथा चैप्टर एक दूसरे से एकदम सिमिलर है, एक पढ़ा तो दूसरा ऑटोमेटिक तो क्लियर होते जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम काम कर रहा है। खाली अंतर इतने कि भारत को जो चौथा पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भारत के राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, अंग्रेज ने क्या क्या किया, और जस्ट वही काम, टू कॉपी वही काम हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसी कर रहा था। तो ये दोनों चैप्टर हम एक ही बार पढ़ेंगे, इसको खत्म करके तुरंत हम शुरू कर देंगे भारत में राष्ट्रवाद। अब देखना यहाँ पे जितना पढ़ेगा वो सब बात वहां भी मिलेगा, खाली वहां अंग्रेज और यहाँ फ्रांसीसी, ठीक, इतने का अंतर रहेगा। तो देखो लाओस और कंबोडिया पर किसका कब्जा है, लाओस कंबोडिया पर कब्जा कौन कैले है, भारत, इसलिए हिंदी क्षेत्र हो गया, ठीक। और उधर तुमको दूगो जो बच्चा अन्नाम और तोकिन, ओकरा पर चीन के, ये क्लियर हो गया कैसे हिंद चीन नाम पड़ा इसका, ठीक। यहाँ पे देखो 4वीं शताब्दी में एक राज्य की स्थापना किया गया था इस क्षेत्र में एक राज्य की स्थापना हुआ था, राज्य के क्या नाम था, कंबुज। इस राज्य की स्थापना करने वाला शासक जो है भारत के था, और उस शासक का नाम था तुमको सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मा भी लिखा रहता है और सूर्यवर्मन तो नहीं। 4वीं शताब्दी में यहाँ कंबुज के शासन शुरू हुआ था, और 12वीं शताब्दी में यहाँ एक राजा हुआ था जो भारत के था, उसका नाम है सूर्यवर्मन द्वितीय। अब इसका नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, उसका वजह यह है कि इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। किताब में भी तस्वीर है और यहाँ भी देखो हम डाल दे। ये जो मंदिर है इसको दुनिया के 8वां अजूबा भी कहा जाता है। जो इसकी बनावट है, दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर भी इसको कहा जाता है, विष्णु जी के है, ठीक। आ रहे हैं दम्मा धारा, ठीक। तो यहाँ पे देखो इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया है, यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट के मंदिर कौन बनवाया, सूर्यवर्मन द्वितीय। कब, 12वीं शताब्दी में। यहाँ पे कंबुज राज्य की स्थापना हुआ था, कौन किया था ये इसका वर्णन यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहा गया कि 4वीं शताब्दी में यहाँ पे कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी, और स्थापना करने वाला कोई भारतीय वंश के यानी भारत के ही कोई शासक था, लेकिन उसका वर्णन नहीं मिलता है। उस टाइम कंबुज भारतीय संस्कृति का केंद्र था हिंद चीन वाला क्षेत्र में, ठीक। वहां पे सब कुछ तुमको भारतीय मिलेगा। बाद में 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय आता है और यहाँ पे एक अंकोर वाट के मंदिर बनाता है, इसलिए उसका नाम है। फिर 16वीं शताब्दी आते आते कंबुज राज खत्म हो जाता है। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज बना, ठीक। 12वीं शताब्दी के एक राजा के वर्णन मिल गया, सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि भारत के है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 16वीं शताब्दी आते आते कंबुज राज्य का पतन हो गया। हर किसी का पतन होता है, पहले जन्म होगा, फिर वो अपने चरम सीमा पर होगा, और उसके बाद फिर पतन होगा। पतन हो गया, और इस तरह से देखो तो पतन होने के बाद इसका काम खत्म। और इसलिए यहाँ पे देखो तो कुछ क्षेत्र पर चीन के कब्जा, कुछ क्षेत्र पर हिंदुस्तान के कब्जा। वहां पे इन दोनों के सांस्कृतिक प्रभाव था, यही कारण है कि इसको हम क्या कहते हैं, हिंद चीन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चैप्टर तनी टफ है तो बोलते जाना, जहाँ दिक्कत होगा समझाते जाएंगे। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य बना, भारत के कोई शासक बनाया। 12वीं शताब्दी में एक राजा आया, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, जिसने अंकोर वाट के मंदिर बनाया। और 16वीं शताब्दी आते आते ये कंबुज राज्य का पतन हो गया, यानी खत्म हो गया। इतना कहानी एकरा में कंबुज राज्य को लेकर के, ठीक। अब आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो जो हम कहानी बताए थे कि कभी चीन के कब्जा होता था, कभी स्वतंत्र, कभी कब्जा, कभी स्वतंत्र। देखो कहा गया है, अब इसमें सब वही नामे गड़बड़ है। 3री शताब्दी में शी हुआंग टी
ये देखो एक नाम है, का प्रभुत्व था, ये राजा था। तीसरी शताब्दी में यानी 201 से लेके 300 ईस्वी के बीच में एक राजा हुआ करता था चीन में, जिसका नाम था शी हुआंग टी। ठीक, इस बोले नाम है खाली उटपटांग जैसा मिलेगा। तो शी हुआंग टी ने क्या किया, हिंद चीन वाला क्षेत्र जो है, तुमको ऊपर और नीचे वाला दो गो नमो हम भुला जा रहे हैं, ये तोक्किन और नाम यहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। उसके बाद खत्म हुआ, एक वंश आया हान वंश। तो हान वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम है बूती ने। तो यहाँ पे बूती ने फिर से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यानी तीसरी शताब्दी में जब शी हुआंग टी था इसका कब्जा था, इसके बाद तोक्किन और अन्नाम स्वतंत्र हो गया। फिर बाद में एक राजा आया बूती ने, ये क्या किया, फिर से कब्जा कर लिया। उसके बाद 15वीं शताब्दी में एक और चीन के शासक हुआ मिंग वंश में, जिसका नाम था युंगली। तो युंगली ने फिर से अधिकार किया। 19वीं शताब्दी में मंचू का शासन आया। तो देख रहे हैं, एक राजा, दो राजा, तीन राजा और एक चार राजा। समय देखो, एगो तीसरी शताब्दी में दिले, इसका तो खैर शताब्दी नहीं दिया हुआ है, एगो 19वीं शताब्दी है, एगो 15वीं शताब्दी है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जब भी शासक कमजोर होता था तो जो भी तुमको तोक्किन अन्नाम है वो क्या होता था, स्वतंत्र हो जाता था। और जब भी कोई शक्तिशाली राजा आता था तो फिर से उस पर क्या कर लेता था, कब्जा। यही चलते रहता था इसका, उसी चीज को यहाँ पे वो दिखाया है। ठीक, ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन ने बनाया है। अब देखो, इसका तो ये पृष्ठभूमि हो गया कि पहले इसकी क्या कहानी थी। अब कहानी इसका खत्म। हिंद चीन क्षेत्र नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये कहानी था खत्म। अब आगे आइए, क्योंकि चैप्टर के नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी आंदोलन है चैप्टर का नाम, हमारा नामों भुला जा रहे हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन इस चैप्टर है। तो यहाँ पे जरूर अपना आजादी लगी लड़ाई हुआ होगा। ये लड़ाई लड़ा किससे, तो लड़ाई इनका चल रहा था फ्रांसीसियों से। बाकी बाद में और कौन कौन देश इसमें शामिल होगा उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये उसके कब्जा में गया कैसे। जो हिंद चीन क्षेत्र है वो या तो चीन के कब्जे में था या हिंदुस्तान के, फिर ये फ्रांसीसियों के कब्जा में कैसे गया। तो देखो हुआ का, 1498 में वास्को डी गामा भारत के खोज कर दिया, समुद्री रास्ता के, भारत आने वाला समुद्री रास्ता के खोज किया और ये पहुंचा भारत। तो भारत आने वाला व्यापारी में समुद्री रास्ते से पहला था पुर्तगाली। सही बात है, क्योंकि वास्को डी गामा कहाँ के था, पुर्तगाल के। तो 1498 में पहुंचा भारत। तो भारत आने वाला पहला समुद्री व्यापारी कौन था, पुर्तगाली, वास्को डी गामा। ठीक, अब जब पहला बार ये आया है तो हिंद चीन में पहला बार कौन पहुंचेगा, यही। तो देखो वास्को डी गामा गया था, इसका वर्णन नहीं है, लेकिन कहा गया है कि इस इलाके में जाने वाले पहले व्यापारी भी पुर्तगाली थे। और ये चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है हिंद क्षेत्र में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, स्पेनी थे कि डच थे कि अंग्रेज थे, कौन थे। तो पुर्तगाली थे, याद रखना। ठीक, 1498 में ये पूछ देगा, तो हमने 89 से पढ़ते रहे हैं। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था समुद्री रास्ते के, और उसके बाद पुर्तगाली पहला थे जो हिंद चीन क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गए। अभी फ्रांस के कोई नाम नहीं है। उसके बाद देखो, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में वहां पे एक जगह मलक्का, उस जगह को व्यापारिक केंद्र बनाया। यानी कि यहीं से हिंद चीन के साथ व्यापार होता था। सामान खरीदना बेचना सब करना है तो कहाँ जाना होगा आपको, मलक्का। यहाँ पे तुमको सब सामान हिंद चीन क्षेत्र वाला मिल जाएगा, उसी क्षेत्र में। ठीक, तो यहाँ पे इसको व्यापारिक केंद्र बनाया कब, 1510 में। 1498 में पहुंच चुका था। उसके बाद फिर बाकी लोग आया, 1510 में पहुंच गया, मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया, हिंद चीन क्षेत्र के साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद देखा देखी तो स्पेन, डच, इंग्लैंडी, फ्रांसीसी सब तो भारत में ही गया था। तो जब भारत में आया तो वो लोग हिंद चीन वाले क्षेत्र में भी पहुंचा, वहां भी व्यापार करने के लिए ये लोग पहुंचा। अब ये जब यहाँ पहुंचा तो स्पेन, डच, इंग्लैंड, पुर्तगाल, इन सब को हिंद चीन क्षेत्र में कोई खास लगाव नहीं था। उसका बस इतने था कि यहाँ पे आएंगे, हम व्यापार करेंगे और जाएंगे। कब्जा करने का कोई के मन में
नहीं था, लेकिन एक था जो शुरू से ही इस पे कब्जा करना चाहता था, और वो है तुमको हाई फ्रांस। फ्रांस शुरू से ही इस भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। वो चाहता था कि हम इसको कब्जा कर लें। कब्जा क्यों करना चाहता था उसका भी वजह है, बिना वजह के तो करेगा नहीं। तो आगे हम देखेंगे। अब देखो 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। तो इस उद्देश्य के साथ कई सारे फ्रांसीसी व्यापारी कहाँ पहुंचे? हिंद चीन। साथ ही साथ पादरी साहब धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ पहुंच गए? हिंद चीन। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि हमारे यहाँ अंग्रेज, सेम टू सेम। अंग्रेज भी शुरू से ही हमारे यहाँ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। हमारे यहाँ भी अंग्रेजी ये सब भी आया था, लेकिन मुख्य रूप से तो अंग्रेज के शासन रहा, तो उसी को देखेंगे। हमारे यहाँ भी अंग्रेजी व्यापारी आया, वहाँ के पादरी आया, ये दोनों का किया, एगो व्यापार किया, एगो धर्म के प्रचार किया, धर्म परिवर्तन करवाया। धीरे धीरे यही व्यापारी कंपनी हमने पे कब्जा किया, अंग्रेज वाला। वैसे ही यहाँ पे कौन करेगा? फ्रांस वाला। समझ गए? आगे देखिए 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। अन्नाम नाम के जो जगह है कैसे ही हमारे कंट्रोल में आ जाए। 1787 ईस्वी में कोची चीन के शासक के साथ संधि किया। तो देखो यहाँ भी इंटरेस्ट है। फिर कोची चीन जो सबसे नीचे था मैप में, अभी वहाँ के शासक के साथ संधि कर लिया व्यापारी सब करने के लिए। बिल्कुल जैसे अंग्रेज हमने भी किया, सेम टू सेम कर रहा है। लिंक करके चलते रहो, 8 क्लास में पढ़े हुए हैं वही चीज है। फिर अगला चैप्टर में वो चीज पढ़ना है। 19वीं शताब्दी आते आते इसने अन्नाम कोची चीन में अपना कब्जा चला रहा था। पादरी भी पहुंच गया था धर्म प्रचार करने के लिए, और वहां के लोगों को ये महसूस होने लगा था कि ये जो पादरी कर रहा है वो गलत कर रहा है हम लोगों के साथ। तो वहां के लोगों ने पादरियों के खिलाफ आंदोलन भी शुरू कर दिया था, और इस वजह से फ्रांस के जो चाह था, जो इच्छा थी कि हम पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें, वो चीज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग पादरियों का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। ठीक, लेकिन फिर भी आगे देखो 1862 ईस्वी में वो अन्नाम को सैन्य बल के दम पर संधि के लिए मजबूर कर दिया, कब्जा कर लिया। संधि अब फ्रांस कर रहा है किसके साथ? अन्नाम के साथ। कोचिन तो यहाँ है। संधि हो गया 1787 में, अलग अलग क्षेत्र न है। हाँ 1787 में राजा के साथ। ठीक, मौका मिला, यहाँ पे जबरदस्ती किया है सेना के बल पर। नहीं इच्छा था फिर भी, जैसे हम लोग के यहाँ कैसे अंग्रेज सहायक संधि चलाया था। सहायक संधि याद है कि हाँ आप राजा आप ही रहिएगा, लेकिन हमारा अनुसार रहिएगा, अपन सेना भेज दिलू में रेजिडेंट, और खर्चा सब आप ही को चलाना है जो राजा है। अंग्रेज अपना सेना भेज देता था कि देखते रहना कुछ गलती तो ना करे, और उस राजा को कुछ होगा तो कंपनी उसकी मदद करेगी। वही सहायक संधि था। इट में बताए हैं तो नहीं के भुलाइल है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ सैन्य बल के दम पर उसको क्या कर लिया? संधि के लिए मजबूर किया। 1863 में कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया। 1783 में तोक्किन को अपने संरक्षण में ले लिया था, वहां पे भी फ्रांस के सेना घुस गया था। तो देखो तो अन्नाम भी गया, कोची चीन भी गया, कंबोडिया भी गया, तोक्किन भी गया। यानी धीरे धीरे करके इस सब जगह को क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। और 20वीं शताब्दी के आते आते यानी 1904 किताब में देखो एगो टेबल होगा बना के, देवल तो नहीं के, उसमें बताया गया कि कब कहाँ पे कब्जा किया गया, वो हम लिखे नहीं है। ठीक, किस जगह पे कब कब्जा किया है वो सब नाम 1884 दे लेना है, सबके दिया है। लाओस को 1904 में कर लिया था। तो ये 20वीं शताब्दी के एकदम शुरुआत है। 20वीं शताब्दी आते आते फ्रांस अपने मकसद में कामयाब हो गया, और वो पूरे इलाका जो अभी हिंद चीन क्षेत्र देखे थे हम लोग, जगह पर एक जगह पर हिंदुस्तान के दूसरे भाग में चीन के कब्जा था, वो पूरे पर किसका कब्जा हो गया? फ्रांस के। कब? 1904 आते आते, क्योंकि 1904 में लाओस पे भी कब्जा कर लेता है। ठीक, कैसे करके यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब सवाल है कि आखिर ये कब्जा कर क्यों रहा था? इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था? कब्जा करने के पीछे कोई तो वजह रहा होगा जिसके लिए कब्जा कर रहा था। तो वजह पहला, ये जो फ्रांस की कंपनी है इसका कंपटीशन था। जैसे ही वास्को डी गामा भारत आया समुद्री रास्ते से, दुनिया को यूरोपीय पूरा देश तो चाह रहा था कि कैसे हमारा बाहर जाके रास्ता मिले। सब देखा देखी पहुंच गया।
और सब यहाँ पे व्यापार, अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था कि हम ही खाली रहें, हम ही खाली रहें। तो कंपटीशन बढ़ गया था। ऐसे में फ्रांस डच और ब्रिटिश कंपनियों के साथ भी कंपटीशन कर रहा था, उसके सामने इसका टिकना मुश्किल हो गया था। भारत में अगर देखो तो मुख्य रूप से यहाँ पे डच और ब्रिटिश कंपनी के साथ है फ्रांस के कंपनी का कंपटीशन था, कोई एक को चुनाएगा। ये चाहता, डच एक देश था, वहां के जो व्यापारी आया तो डच, ब्रिटेन से आया तो ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, इन तीनों में कंपटीशन चल रहा है कौन यहाँ टिकेगा। वो चाह रहा है हम रहे, वो चाह रहा है हम रहे, वो चाहे हम रहे। इसके लिए सब लड़ भी रहा था आपस में, यूरोपीय देश आपस में भी लड़े हैं। हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी देखे कि वहां भी लड़ रहा था, हमने अपने देश में भी देखे कि लड़ा है सब, और यहाँ भी तक क्यों लड़ रहा था वो सब, कंपटीशन। कोई एक रहना चाहता था, क्यों रहना चाहता था, फायदा था। अगर हम अकेले रहेंगे तो हम अपने मनमाने ढंग से व्यापार करेंगे, मेरे साथ और 4 को आ जाएगा उसी कंपटीशन में तो हम मनमाने ढंग से व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो ये वजह थी। तो पहला वजह क्या था, अगर पूछे कि फ्रांस हिंद चीन पर कब्जा क्यों करना चाहता था, क्या कारण था, तो पहला लिख देना कि डच और ब्रिटिश कंपनी के साथ इसका व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है, उसमें टिकना है इसको। दूसरा, भारत में फ्रांसीसियों का स्थिति कमजोर हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रभुत्व बढ़ते जा रहा था धीरे धीरे, अंग्रेजों का, ब्रिटेन का। तो फ्रांस धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, तो कहीं तो टिकने के लिए इसको जगह चाहिए। प्लस में अगर ये चीन जाता था तो चीन में भी इसको इंग्लैंड के साथ कब्जे, यहाँ पे कंपटीशन था। भारत में भी कंपटीशन है और चीन में भी कंपटीशन है, तो हर जगह फ्रांस को क्या था, कंपटीशन। ऐसे में वो ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे और कोई का इंटरेस्ट ना हो, और कोची चीन वो जगह था जहाँ पे इन सबों का इंटरेस्ट नहीं था। तो ये कहा कि यहाँ पे कब्जा कर लेंगे तो यहाँ तो सब मेरा रहेगा, सब तो मेरा ही हो जाएगा, कोई के बाकी के में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम जो चाहेंगे सो कर पाएंगे। एक और कारण था का, ये सब यहाँ पे भारत पे या कोची चीन पे या दक्षिण अफ्रीका में कब्जा किया, अमेरिका में कब्जा किया। कब्जा करने के पीछे वजह क्या था, उसका वजह था ये, इसी ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। जब औद्योगिकरण आया 18वीं शताब्दी में, नया नया मशीन आने लगा तो उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा, तो बेचने के लिए बाजार चाहिए और फिर उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो वो भी हमको चाहिए। ऐसे में अगर ये जितने भी व्यापारिक कंपनियां आया हुआ था दूसरे दूसरे देश में, अगर ये वहां पे कब्जा कर लेता तो औने पौने दाम पे मनमाने ढंग से खरीदता और मनमाने ढंग से बेचता। इसी के लिए तो वो कब्जा कर रहा था। अंग्रेज हम लोगों पे कब्जा किया तो क्यों किया, ताकि यहाँ के कच्चा माल को ये ले जाए, वहां पे ले जाके तैयार करे और यहाँ ले आके मनमाने ढंग पे उसको बेचे। खरीदता था मनमाने ढंग पे, बेचता था मनमाने ढंग से। ठीक, तो फ्रांस भी यहाँ आया था तो उसको भी, वहां भी औद्योगिकरण था, उसको भी कच्चा माल की जरूरत थी। अब भारत में तो टिक नहीं पाएगा, चीन में टिक नहीं पा रहा है, अमेरिका हम लोग नहीं दे पड़े, वहां मार के इंग्लैंड लथारले है, तो सगरों से तू लाज जूता खा रहा है। कोई तो ऐसा जगह हो जहां से हमारे कच्चे माल की पूर्ति हो, तो जगह कौन था, हिंद चीन, क्योंकि वहां पे किसी का इंटरेस्ट नहीं था। तो सबसे पहले इसको कच्चे माल की पूर्ति हो जाता, और उसके बाद जो भी ये वस्तु उत्पादित करता तो भारत में नहीं बेच पाएगा, अमेरिका में नहीं बेच पाएगा, चीन में नहीं बेच पाएगा, हिंद चीन में तो बेच सकता था। तो ये वो वजह है जिसके वजह से ये कब्जा करना चाहता था। चौथा कारण, फ्रांसीसियों को लगता था, जैसे हमने में अंग्रेज के लगता था, वैसे ही फ्रांसीसियों को लगता था कि हिंद चीन क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो समाज है वो असभ्य है, पिछड़ा हुआ है, तो इनको सभ्य हम ही बना सकते हैं। वो उनका खुद का डिसीजन था कि आप लोग पिछड़े हैं, आप लोग असभ्य हैं, तो हम आएंगे तभी आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे, आप सभ्य हो पाएंगे। सभ्यता में हमको क्या सिखा के गया है, नंगापन, यही ना सिखाया है। हम लोग की संस्कृति में था कि महिलाएं या पुरुष हो धोती कुर्ता फुल अपना शरीर ढांक कर रखती थी। अंग्रेजों ने क्या सिखा के गया, जितने आप नगनता दिखाएंगे उतने आप फेमस। आजकल रील वगैरह देख लो, ये तो सिखा के गया है। हम लोगों के संस्कृति में था कि 7 वचन 7 फेरे 7 जन्म, वो डिवोर्स सिखा के गया।
पसंद नहीं है तो डिवोर्स दे दो। यही संस्कृति सिखाया हम लोगों को। उन लोगों को मानना था कि हम सभ्य हैं, और भारतीय और फ्रांसीसियों को लगता था कि हिंद चीन क्षेत्र के लोग असभ्य हैं, तो सभ्य हम ही बना सकते हैं। ये इनका खुद का था स्वघोषित दायित्व, कोई इनसे मांगा नहीं। भारत में भी कोई नहीं मांगा, हिंद चीन में भी फ्रांस से कोई नहीं मांगा, ये लोग खुद दे रहे थे कि हम सब हैं, लीजिए हमरा से। तो अगर पूछे कि क्या कारण था हिंद चीन में कब्जा, क्यों फ्रांस करना चाहता था, तो ये 4 कारण तुमको लिख देना है, ठीक। यही वो 4 कारण है। अब देखिए कब्जा करना शुरू किया था, किया कैसे। सबसे पहले शुरुआत में ये कहाँ शोषण शुरू करेगा, व्यापारिक नगरों में और बंदरगाहों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में अंग्रेज कर रहा था। पहले कहाँ कब्जा किया था, बड़े बड़े शहरों में जहाँ व्यापारी केंद्र था, और उसके बाद बंदरगाहों पे, क्योंकि सामान लाना ले जाना वहीं से होता था। फ्रांसीसियों ने भी हिंद चीन के नगरों में और बंदरगाहों पे कब्जा करना शुरू किया, और जब यहाँ पे कब्जा हो गया तब वो कहाँ चल दिया, ग्रामीण इलाका में, गांव में, ठीक। गांव कहो या ग्रामीण इलाका कहो, तो यहाँ पे चल दिया। और यहाँ पे किसका शोषण करेगा, किसानों का। हमारे देश में भी अंग्रेज किसका शोषण किया, यहाँ किसान मजदूर के। यहाँ भी किसका शोषण होगा, किसान मजदूर के। तो किन के जीवन का आधार बताया गया कि कहाँ के लोग, जो अलग अलग क्षेत्र है, तो किन लाओ से हो थी, कोच्चि चीन हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सभी लोगों का जीवन किस चीज पे निर्भर था। तो जो तोक्किन है ना, तो तोक्किन का जो जीवन है वहां पे लाल घाटी नाम के जगह है, इसी पर डिपेंड था, यहीं से इसकी आवश्यकता की पूर्ति होती थी। कंबोडिया के कहो तो वहां पे मेकांग नदी नाम के जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से इसकी जीवन के आधार है, ये सब कुछ यहीं से खेती वगैरह जो भी होगा। कोच्चि चीन की बात करो तो मेकांग का जो डेल्टा क्षेत्र था, कंबोडिया कहाँ है, मैदानी क्षेत्र में, मेकांग नदी के मैदानी क्षेत्र में। और कोच्चि चीन का आवश्यकता पूर्ति कहाँ से होता है, मेकांग नदी के डेल्टा क्षेत्र से, ठीक। नदी जब समुद्र में मिलती है तो पहले डेल्टा के निर्माण करते हैं, तो उस क्षेत्र से। इसके अलावा चीन से सटे जो राज्य थे वहां पे खनिज संसाधन था, जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सब चीज था, और यही उनका जीने का आधार था। साथ ही साथ वहां के पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती की जाती थी। और फ्रांस जो कब्जा करेगा यहाँ पे, इन्हीं सब चीजों के लिए करेगा कि हमको कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, रबर वगैरह जो भी है, बाकी के जो धान ये सब के खेती हो रहा है, सब हमर हो जाए, हम यहाँ से उठा के अपने देश ले जाएं, औने पौने दाम पर खरीदें, यहाँ हम अपने मनमाने ढंग पर बेचे, इसी के लिए कब्जा करेगा। तो ये इतना समझ में आया, क्लियर है। कैसे शुरू किया, शहरों से शुरू किया, व्यापारिक नगर और बंदरगाहों से पहुंच गया कहाँ, ग्रामीण इलाका में किसान और मजदूरों का शोषण करने के लिए। वो लोग क्या करते थे सब बता दिया गया कि उनका क्या आधार था जीवन के, क्या वो लूटेगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले ही क्या किया, शोषण तो किया, शोषण के साथ साथ कुछ काम भी किया, एकदम हमनीय वाला है, कुछ अलग नहीं है, बस अंग्रेज और फ्रांसीसी इतने के फर्क है। सबसे पहले उसने क्या किया, कृषि के उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया। हमने के देश में भी अंग्रेज किया था एक चीज, अपना फायदा लगे, जितने ज्यादा उत्पादन होगा उतने ज्यादा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ले जाएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। तो ये काम किया। जल निकासी का पूरा प्रबंधन करवाया, नहर कुआं सबके निर्माण करवाया, सड़क के निर्माण करवाएगा। दलदली भूमि था उसको खेती में बदलवाया, भूमि को, और उसके बाद जंगलों को काट करके उसको खेत में बदलवाया। ये सब क्यों करा रहा है, ताकि उस पर खेती उत्पादन बढ़े। क्यों उत्पादन बढ़े, हो चीन करें, हिंद चीन के क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ले जा सके। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। इतना सुधार करवाया फ्रांसीसी वहां के खेती गृहस्थी में कि वियतनाम जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल बेचने वाला देश बन गया था। समझ गए, इतना किया था, लेकिन इससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं था। ये पूरा फायदा किसको था, फ्रांसीसियों को, ठीक। रबर बागान फार्म के निर्माण करवाया, खान में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था।
अब एक तरफा अनुबंध का है, नीचे हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है तुमको सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा था। जमींदारी का वहां भी एकदम हालत खराब हो चुका था, वैसे ही जैसे हमने के देश में खराब हो गया था। ये खत्म। उसके बाद देखो, तो इस टाइम पे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक विकास तीव्र गति पर था, क्योंकि यहाँ पे रेलवे नेटवर्क, सड़क, नदी, नहर, कुआं, सिंचाई, हर चीज की व्यवस्था करवाया वो फ्रांसीसी। लेकिन इतना चीज होने के बाद भी यहाँ के किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर बेहतर नहीं हो रहा था, वो और बदतर होते जा रहा था। और उसका वजह यह है कि फ्रांसीसी जितना भी काम कर रहा था, जितना भी नया नया चीज ला रहा था, नियम बना रहा था, वो सब के सब शोषणकारी था। वो जितना भी काम कर रहा था वो अपने फायदे के लिए कर रहा था, इसलिए इनका जीवन स्तर ऊपर नहीं आ रहा था। अगर इनके लिए करता था ना जीवन स्तर ऊपर, उत्पादन बढ़ाया, लेकिन वो उत्पादन आपको नहीं बढ़ा है, कंपनी को बढ़ाया। फ्रांसीसी कंपनी सब उठा के लेके जाएगा, आपके तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे देश में था। समझ गए? तो ये ऐसा इसलिए था क्योंकि सारा का सारा व्यवस्था ही शोषण वाला था, इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ रहा था। इसमें एक चीज आया तुमको, एक तरफा अनुबंध। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या है? तो देखो, इसमें क्या होता था, एक तरफा मतलब एक तरफ, इसमें एक तरफ है मजदूर और एक तरफ है तुमको मालिक। मजदूर को कोई अधिकार नहीं, जबकि मालिक को हर तरह के अधिकार है। और वो एक एग्रीमेंट होता था, उस पर आप साइन कीजिए तभी आप काम कीजिएगा। तो जैसे आप उस कागज पे साइन किए तो आपका अब यहाँ कोई अधिकार नहीं, आप कोई आवाज मालिक के खिलाफ नहीं उठा सकते हैं। जबकि मालिक आपके साथ कोई भी शोषणकारी कार्य कर सकता है, आपको 16 घंटा 18 घंटा काम करवा सकता है, महीना नहीं दे सकता है, निकाल सकता है काम से, कई सारे अधिकार हैं और आपको कोई अधिकार नहीं। तो अगर पूछेगा कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या था, तो लिख देना कि यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी कैसे हो वाली, काम कर हमरा हमने के देश में, उसी प्रकार के यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था, उसको कई सारे अधिकार मिले हुए थे। मजदूर को कोई अधिकार नहीं और मालिक को भर भर के अधिकार, वही था तुमको एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था। तो ये सब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना। अब आ जाओ, किसान के तो हालत देख लिया, मजदूर के काई किया है। दूसरा काम करेगा ये शिक्षा पर। हमारे देश में भी हुआ, एकदम लिंक करते जाओ तब आसान है। शिक्षा के बात है तो पहले तो परंपरागत स्थानीय भाषा में पढ़ाई होता था, जैसे हमारे देश में होता था पहले वैसे ही। लेकिन जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश में अंग्रेजी को लागू किया, इन लोगों ने वहां पे फ्रांसीसी भाषा को लागू कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, पहले पढ़ाई स्थानीय भाषा या चीनी भाषा में होता था, वहां पे हिंद चीन क्षेत्र में। फ्रांसीसियों ने वहां की शिक्षा की भाषा क्या कर दी, फ्रांसीसी भाषा। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ क्या कर दिया था, अंग्रेजी भाषा। फ्रांसीसी डर भी रहा था, क्योंकि भारत में तो उसका कुपरिणाम भी देखने को मिला उन लोगों को। अगर वो अंग्रेजी शिक्षा नहीं लागू करता तो शायद हमारे देश के लोग फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों के रेवोल्यूशन को नहीं पढ़ पाते, वहां के क्रांति को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो सब इंग्लिश में था। जब उन लोगों ने इंग्लिश मीडियम किया, अपने देश के इतिहास को पढ़ाना शुरू किया, तो वहां के क्रांति भी पढ़ाया। और जब वहां के क्रांति पढ़ाया तो यहाँ के लोगों को लगे, अरे एकरे देश में, एकरे देश के आदमी जब क्रांति कर सकता है तो ये हमारे देश में तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के लिए नुकसानदेह भी हो गया था। इस बात से फ्रांसीसी भी डरता था, उसको भी इसके सकारात्मक प्रभाव से डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इतना पढ़ जाए कि हालतें खराब कर दे। या पहला चैप्टर हम पढ़े हैं तब बतेबे किए हैं कि मेटरनिक तो कहवे करता था कि फ्रांस जब छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम धरवा देता है। कह रहा है कि सब लड़ाई तो हमारी से शुरू हुआ है। अगर हम अपना पढ़ाई शुरू किया, ये लोग पढ़ गया और समझा कि अगर क्या प्रभाव हुआ है तो कहीं उल्टा न पड़ जाए। हम इसको पढ़ा रहे हैं कि ले दे के फ्रांसीसी बन जाए, हमारा प्रभुत्व रहे, लेकिन कहीं उल्टा न पड़ जाए, इस बात का इसको डर भी था। लेकिन कर दिया। आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया। और किया जाता था, अगर कभी आप प्राइवेट स्कूल मतलब स्थानीय स्कूल से पढ़ रहे हैं, हिंद चीन के जो स्थानीय स्कूल है वहां से पढ़ रहे हैं,
या एक आम व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको जानबूझ के अंतिम साल के जो परीक्षा होता था नौकरा में फेल, स्थानीय बच्चों को वहां पे फेल। क्यों फेल कर दे रहा है? ना तू आगे पढ़ेगा, ना तो बुद्धि खुलेगा, ना तू हमारे से लड़ेगा। हमारा सरकार भी यही करता है, सब व्यवस्था देता है लेकिन तेरा पढ़े नहीं देगा। पढ़ जाएगा सवाल करेगा। तो ये जानबूझ के क्या करता था, यहाँ के स्थानीय बच्चों को फाइनल एग्जाम में फेल कर देता था, आगे पढ़ने ही नहीं देता था। ना आगे पढ़ेगा और न तू आवाज उठाएगा। तो ये चीज भी किया जाता था। ये सब का हमने के देश में नहीं हुआ है, सेम टू सेम ऐसे हुआ है। हमने के देश में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई लागू करने के लिए काम हमारे देश में भी अंग्रेजों ने किया है, तो सेम टू सेम वही है। स्थानीय जनता एवं कॉलोनों की सामाजिक स्थिति में असमान जमीन का अंतर था। देखो फ्रांस में बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आके बस गए थे, वैसे ही चीन में फ्रांसीसी बस गया, तो फ्रांसीसियों को पास कर दिया जाता था और यहाँ के लोगों को फेल कर दिया जाता था। तो इस तरह से देखो, तो हिंद चीन क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर और फ्रांस के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर एक दूसरे से काफी अलग था। ये लोग को जानबूझ के अनपढ़ गवार बनाया गया और लोगों को पढ़ाया लिखाया गया ताकि ये लोग इन लोगों पे, फ्रांसीसी के जो जनता है, जो लोग हैं, वो हिंद चीन के लोगों पे शासन कर पाए। तो उसको आगे बढ़ाया गया और हिंद चीन क्षेत्र वाले लोगों को पीछे छोड़ दिया गया कि तुम नीचे ही रहो। तो ये अंतर किया गया था। यहाँ पे देखो एक शब्द आया तुमको, क्लोन। फ्रांसीसियों को हिंद चीन क्षेत्र में क्लोन कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको MVVI है, यहाँ हम लिख दिए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को ही क्या कहते थे? क्लोन कहते थे। ठीक, तो क्लोनों में और यहाँ के लोगों में जीवन स्तर में बहुत सारा फर्क देखने को मिलता था। ठीक, लेकिन 1920 के दशक तक आते आते कुछ छात्र छात्राओं की बुद्धि खुल गई थी, कुछ तो पढ़ ही गए थे और वो लोग यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिए थे। यानी फ्रांसीसियों के खिलाफ ये लोग आंदोलन शुरू कर दिए। कब? 1920 आते आते 1904 में लाओस पे कब्जा किया, 1920 से यहाँ पे आंदोलन शुरू। और इसी में तुमको आया यहाँ पे एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था हनोई विश्वविद्यालय, और इसको सरकार ने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया? कि अगर ये बंद हो गया तो आगे की पढ़ाई लोग कर ही नहीं पाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं, तो तू पढ़ेगा कैसे? अब पढ़वे नहीं करेगा तो आवाज उठाएगा कैसे? तो कहीं ना कहीं ये फ्रांसीसी के शोषण को दिखाता है, लेकिन लोग जाग चुके थे। देखो ना, अगर पिटाता नहीं, स्वतंत्र नहीं होता तो आज हम इसको पढ़ रहे होते। राष्ट्रवादी आंदोलन होगा, लंबा टाइम लगेगा, जैसे हम लोगों को लगा। मुख्य रूप से अगर देखो तो 1857 के बाद तो लग गए थे, उसके पहले भी हुआ है, लेकिन ओकरा बाद तो एकदम कंटिन्यू होते चला है। तब आया 1947, 90 साल लग गया। उसके पहले लोग अगर 1757 से शुरू करो तो 190 साल हो गया। पहला लड़ाई तो वहीं हुआ था, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो युद्ध हुआ प्लासी का, वही पहला युद्ध था। उसके पहले भी और कई सारे युद्ध हुए हैं छोटे मोटे, लेकिन लगा ना टाइम, तो इसको भी टाइम लगेगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये लोग आंदोलन करना शुरू किए थे। कैसे किए? जब फ्रांसीसी इनका शोषण करने लगे तो ये लोग स्वतंत्र कैसे हुए? टाइम हो गया है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं पूरा बिना पढ़े। ठीक, देखो हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के समय समय पर विद्रोहों का सामना तो करना पड़ रहा था शुरू से, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये और हो गया। 1920 के बाद और खुल के लोग यहाँ पे आंदोलन करने लगे, फ्रांसीसियों का विरोध करने लगे, अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। इसी के परिप्रेक्ष्य में 1933 में, याद रखना नाम, व्यक्ति के नाम है फान बोई चाउ। ठीक, और इस व्यक्ति ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था दुई तान होई, इसको अंडरलाइन कर लो। 1903 में फान बोई चाउ ने दुई तान होई नाम का, इसे किताब में भी वो गाढ़ा करके लिखा हुआ है, दुई तान होई नाम के संगठन की स्थापना किया था। और इसके नेता कुआंग दे थे, ये भी याद रखना, ये एक व्यक्ति के नाम है। स्थापना करने वाले फान बोई चाउ और इसके नेता कौन है? कुआंग दे। ठीक, यही सब नाम में खाली उटपटांगी सा लगता है। फान बोई चाउ के, हाँ
हाँ जी, इससे भी इंपॉर्टेंट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक ये MVVI, ये तुमको VVI और ये वाला तुमको MVVI बार बार पूछा जाता है किसने लिखा था, तो फान बोई चाउ ने। और इस प्रकार लिखा कि लोगों ने जब इसको पढ़ा तो क्रांति करना शुरू कर दिया, पूरे हिंद चीन क्षेत्र में हलचल पैदा कर दिया था। तो यहां से ये बात याद रखना है। इसके अलावा 1905 में रूस और जापान के युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जापान जीत गया था और रूस हार गया था। ये सब क्रांति प्रभावित किया है, हमारे देश के भी, रूस के भी, और यहाँ हिंद चीन के क्रांति को भी ये प्रभावित किया कि जब रूस को हरा सकता है जापान तो हमने का है ना। ठीक, तो ये चीज था, यहाँ से प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रांसीसी विचारक जिनको ये लोग पढ़ गया, रूसों के बारे में, मॉन्टेस्क्यू के बारे में अब पढ़ेगा, ये लोग के बातें उसन था कि क्रांतिकारी तो बनिए जाएगा। तो लोगों ने इसको पढ़ा और उसके बाद ये लोग आंदोलित हो गए, हिंद चीन के लोग, और आंदोलन करना शुरू कर दिए। इसी समय एक दूसरा राष्ट्रवादी नेता था जिसका नाम था फान चू त्रिन, अंडरलाइन करो फान चू त्रिन। ठीक, इसका विचार था कि जो अब तक जो आंदोलन चल रहा था ना वो था राजतंत्रीय, कि यहाँ से फ्रांसीसियों को भगाएंगे और राजतंत्र के स्थापना करेंगे। फान चू त्रिन का मानना था कि नहीं, राजतंत्रीय स्वरूप को हटाइए, हम लोग गणतंत्रवादी बनेंगे, यानी जो नया आजाद होकर हिंद चीन क्षेत्र बनेगा वो गणतंत्रवादी होगा। तो ये भी हुआ था। कई सारे लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिंद चीन से जापान गए कि हायर एजुकेशन लेंगे, उसके बाद इससे लड़ेंगे। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, तो पढ़ने के लिए वहां गए। इसी में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है सन्यात सेन। ठीक, सन्यात सेन, इसके नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। चीन में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है सन्यात सेन, इसने क्या किया, चीन के पूरे सत्ता को ही पलट दिया और अपने हाथ में ले लिया। तब इन लोगों को लगा कि वहां हुआ है तो हमने भी तो अपन देश में कर ही सकते हैं, तो ऐसे इसके बीच में आया। और इन्हीं छात्रों में एक और छात्र था, कई सारे छात्र मिलके यहाँ पे ये संगठन बनाए। एक और छात्र के नाम आएगा अगला पेज में, उसका नाम है हो चिन मिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो कि वो हिंदी चीनी क्षेत्र के वो गांधी है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में तुमको नेल्सन मंडेला है, जैसे हमारे भारत में गांधी जी है, जिसे पाकिस्तान लागे कह दो बेचारा के जाए तो क्या करे, जैसे पाकिस्तान लागे मोहम्मद अली जिन्ना हुआ है, वैसे ही हिंद चीन क्षेत्र के लिए, वियतनाम के लिए हो चिन मिन था। तो पहले तो यहाँ देखो छात्रों ने मिल करके अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। वियतनाम को मुक्त करवाना है। ठीक, असल में इसका नाम क्या रखा हुआ था, वियतनाम कुआन फूक होई। वियतनाम कुआन फूक होई, हिंदी में हम लोग बात करो तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन के गठन कौन किया था, छात्रों ने। आगे देखो फिर क्या हुआ। अब यहाँ पे शुरुआत में जो आंदोलन है बिल्कुल हमारे जैसा था। शुरुआत में हमारे देश के आंदोलन भी शहरों तक ही सीमित था, गांव में बाद में पहुंचा। वैसे ही हिंद चीन में भी शुरुआत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो कोच्चि, चीन, अन्नाम, तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित रहा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध ने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश में और फ्रांसीसियों के खिलाफ हिंद चीन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला। जैसे हमारे यहाँ से सेना ले जाकर के अंग्रेज हमारे सेना को आगे रखता था, मरने वाले में उनका संख्या ज्यादा होता था, और अपने देश के अंग्रेज सेना पीछे रखता था। वैसे ही फ्रांसीसी भी करता था। और विश्व युद्ध में तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों एक के साथ मिल ही के लड़ रहा था, दोस्ते बनल था उस टाइम पर। तो ये फ्रांसीसी भी क्या करता था, हिंद चीन क्षेत्र के सेना को, वहां के लोगों को सेना में आगे रखता था और फ्रांस वाला सेना के पीछे रखता था, मरेगा तो तू। अब ये बात जब फ्रांस यहाँ हिंद चीन के क्षेत्र के लोगों को पता चलेगा तो उनके मन में क्या आएगा, प्यार की गुस्सा। गुस्सा आएगा तो राष्ट्रवादी भावना जगेगा, जैसे हमने के देश में हुआ था। ठीक, तो सेम टू सेम तो ये चीज किया गया था। तो यहाँ पे युद्ध में मरने वाले संख्या में सबसे ज्यादा संख्या जो किसका होता था, हिंद चीन के लोगों की। ठीक, इन सब बातों के प्रतिक्रिया हिंदी चीनी लोगों पर हुई, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। 1914 में ही देशभक्तों ने एक यहाँ पे संगठन बनाया था जिसका नाम है
वियतनामी राष्ट्रवादी दल। इसका गठन कब हुआ है? 1914 में। ठीक, और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो कैंटन में। ठीक, जगह है, तो यहाँ पे इसका अधिवेशन यानी मीटिंग हुआ था, बैठक हुई थी। लेकिन सनशक्ति फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। इस संगठन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कौन? फ्रांसीसी सरकार। उसके बाद जनता की हालत तो बिगड़ते ही जा रही थी। उधर विश्व युद्ध में फंसा था, सब तो उधरे लगा दे रहा था। तो हमारे देश पे जैसे विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा, वैसे ही यहाँ पे भी इसका खूब प्रभाव पड़ा है। चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद, व्यापार और मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था। चीन इन क्षेत्रों में जो भी लाओस, कंबोडिया वगैरह जो देश है, तो किन वगैरह, वियतनाम, इन सभी जगहों के साथ चीन व्यापार करता था। और चीन उस टाइम पे भी एक शक्तिशाली देश था, लेकिन वो सिर्फ व्यापार करता था, बाकी इसके मामले से इसको कोई लेना देना नहीं था। हिंद चीन क्षेत्र में क्या हो रहा है, फ्रांसीसी उसके साथ क्या कर रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, बस व्यापारिक संबंध है। अगर वो चाहता तो बचा सकता था। ठीक, और इन सभी कारणों से जनता में क्रोध फैला और 1919 में उन्होंने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया था कि चीनी वस्तु मत खरीदो। जब ये हमारे पड़ोसी हो के हमारे सपोर्टे में नहीं है, तो हम इसके साथ व्यापारिक संबंध क्यों रखें? ये चीज भी यहाँ पे हुआ था। आगे देखिए फिर क्या हुआ। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया था। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था, शासन को भी अपने हाथ में ले रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ चीन में वो सीधे रूप से शासन नहीं कर रहा था। जैसे हमने के भी अंग्रेज कई जगहों पे सीधे शासक नहीं था, सहायक संधि किया था, सहायता करता था, राजा तू ही रहो लेकिन हमारे कंट्रोल में रहो। फ्रांसीसियों ने भी वही काम किया था, खास करके कुछ चीन में। ठीक, जबकि अन्य 4 प्रांत तो किन, अनाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश ही कायम था। एक मिनट, गलती बोलती हूँ। कुछ चीन में फ्रांसीसी सीधे शासन कर रहा था, पूरा कब्जा के लिए था वहां पे, और बाकी जगह में जैसे तोकिन, अनाम, कंबोडिया और लाओस है, वहां पे खुदे शासन नहीं कर रहा है, वहां के राजे शासन कर रहा है। लेकिन वो राजा किसके नीचे है? फ्रांसीसियों के, उसके अंतर्गत कर रहा है, सहायक संधि के माध्यम से, जो हमारे देश में भी लागू था। रेजिडेंट के देखो यहाँ नाम आ गया। रेजिडेंट क्या होता था? कंपनी अपना सेना राजा के पास भेजती थी, और जितना भी सेना है उस सब के खान पान, वेतन वगैरह सब कुछ के देखभाल कौन करता था? वो राजा। काम का था ये रेजिडेंट वाला जो ज्यादा था सेना, उसका ये निगरानी रखना कि कहीं राजा कंपनी के खिलाफ कोई साजिश तो न कर रहा है। कर रहा है तो इन्फॉर्म करेगा, तुरंत इसको मुंह नाक धर के पूछ दे जाएगा। तो ये किया जाता था, वही था सहायक संधि, रेजिडेंट। ठीक, तो ये हमनी के देश में भी अंग्रेज लागू किया था, और इन 4 प्रांतों में फ्रांसीसियों ने भी वहां पे ये चीज लागू किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ बढ़िया नीति अपनाया गया था। कुछ चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था, जहां जनता चुना के जाएगा, और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो थोड़ा सुधार किया गया, जैसे हमारे देश में उसे सेम टू सेम एकदम चल रहा है, फोटोकॉपी, खाली जगह के नाम बदल रहा है और कंपनी जो है देश उसका नाम अलग है। तो ये चीज किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों को महत्व भी हल्का फुल्का दिया जाने लगा। राजघरानों ने भी प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, लेकिन इससे जनता खुश नहीं था। कुछ सुधार अंग्रेज भी, फ्रांसीसी भी कर रहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और वहां के राजा भी कर रहा था, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था। इसलिए इन सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं थी, वो और सुधार के मांग कर रही थी। और इन्हीं सब के बीच एक व्यक्ति आता है 1917 में, जिसका नाम है न्यूगन आई कोक, जिसका नाम फेमस है हो ची मिन से। 2 नाम है। ठीक, अब देखो एकदम 1917 समझ में आवत है? अपना देश से समझो, गांधी जी भी यहीं से आंदोलन शुरू की थी, वही साल है चंपारण सत्याग्रह 1917। और यहाँ पे हो चिन मिन भी जो साम्यवादियों का एक गुट बनाया, वो भी कब? 1917 में। नाम इसका 2 है, न्यूगन आई कोक, हो चिन मिन। तो ज्यादा ये नाम पूछा जाता है, वो नहीं पूछता है। ठीक, मुंह देखिए उनका, यही है। अब वहां के जैसा है वैसा है, हंस कह रहा है।
अरे तब अब देखो वहां के लोग ऐसा ही होते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ वही वो गड़बड़ कर लिए कि जब आपको भगवान चारे को बाले दिए थे दाढ़ी के तो वो नहीं रखते, लेकिन इनका अपना स्टाइल है, अपना रखे हुए हैं, शौक है। अब देखो यहाँ पे तो हो ची मिन ने क्या किया, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ने के लिए कहाँ गए, मास्को। मास्को कहाँ है, रूस में, वहां पे पढ़ने गए। और रूस में तो साम्यवादी शासन ही था, वहां पे तो शुरू से चल रहा था। 1917-18 लेनिन साम्यवादी आंदोलन, बोल्शेविक क्रांति लिंक हो रहा है, और उसी दौरान ये कहें कि चलो हम पढ़ के आते हैं, ठीक। और वहीं पे उन चीजों से प्रेरित होकर के 1925 में हो ची मिन ने क्या बना दिया, वियतनामी क्रांतिकारी दल, साम्यवादियों को से प्रभावित होकर इसने भी अपना एक दल बनाया, अंडरलाइन करो। उसके बाद देखो कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर लिया कि जो भी इसमें शामिल होंगे उनको सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग भी दिया जाएगा युद्ध ये सब करने के लिए। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग, जिसको हम लोग वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी पार्टी, वियतनाम साम्यवादी दल, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी या वियतनाम कांग सान देंग, एक ही नाम है। इसकी गठन कौन किया, इसका स्थापना कौन किया, हो ची मिन ने। जितने भी राष्ट्रवादी थे सब बिखरे हुए थे अपने अपने विचार से, इन सबको क्या किया, जोड़ा। जैसे गांधी जी कैसे जोड़ने का काम किया सबको एक साथ कांग्रेस में मिला दिए, वैसे ये भी जोड़ने का काम किया। लेकिन ये जो है वो उग्र विचारों पर चलने वाला पार्टी था, मतलब हमने के देश में कैसे नरम दल गरम दल था, तो ये गरम दल है, सीधे मार का ठोतो रे, दूसरा कोई बात ना हो तो, ठीक। ईंट के जवाब है ना, वे ईंटा उठा के मार दे मुंह पर, अब पत्थर ढूंढे जाए। आगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, UNNI ने अनामी दल की स्थापना की थी। अगर पूछे अनामी दल की स्थापना किसने किया तो जॉन ग्वेन आई, ये बॉक्स में लिखल होगा तुमको, ठीक। यह पार्टी पूर्णतः मास्को के कैंटन से प्रभावित था, जैसे वहां पे पार्टी था वैसे ये था, और आतंकी विचारों वाला था, सीधे तोड़ फोड़ बम गोली सब चल दो, नो रिक्वेस्ट, ठीक। एक लास्ट पेज, बाकी कल पढ़ेंगे, 2 मिनट दे दीजिए। 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी ये सबको प्रभावित किया था, विश्व आर्थिक मंदी था 1930 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुनिक ऑब्जेक्टिव में कि विश्व आर्थिक मंदी कब आया था, 9वें से पढ़ा रहे हैं, 1930 में, ठीक। तो ये पूरे विश्व को प्रभावित करा था, तो उनमें का हिंद चीन बच जाएगा, फ्रांस बच जाएगा, सब पे प्रभाव पड़ा था। तो इसने राष्ट्रवाद को और विकास करने में मदद किया, क्योंकि हालात खराब थे तो लोगों को लगा कि सरकार खराब है, इसको भगाओ जल्दी यहाँ से, अपना सरकार लाओ, तो ये काम किया था। चावल रबर इन सभी के दाम गिर गए थे, हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे, वो भी साम्यवादी दल में शामिल हो रहे थे हो ची मिन के, यानी किसान मजदूर भी अब जैसे हमारे यहाँ गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन किए, यहाँ पे हो ची मिन के साथ मिलकर आंदोलन में भाग लेगा। राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ते जा रहा था, और दूसरा तरफ फ्रांसीसी सरकार इसको दबाने का हर तरीका कर रहा था, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज सेम एकदम फोटोकॉपी चल रहा है, ठीक। तो ये दबाने का प्रयास करता रहा। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी, जलियांवाला बाग ऐसा घटना यहाँ भी होते रहता था। इससे भी बढ़कर हवाई जहाजों से बम गिराया जाता था आंदोलनकारियों पर, सीधे बम रासायनिक हथियार का प्रयोग किया जाता था। हाँ तो 19वीं शताब्दी में 20वीं में आ रहा था, हवाई जहाज नहीं है, 20वीं में ना गया है, 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से कहानी शुरू हुआ है, 2000 के पास तक हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब करके यहाँ के आंदोलनकारियों को दबाने का प्रयास किया जाता था, हजारों लोग इसमें मारे जाते थे। आंदोलन दब ही सा गया था, लगा था कि अब खत्म, परंतु खत्म नहीं हुआ था, कुछ देर के लिए शांत हुआ था। आग अंदर भी अभी धधक रहा था, अभी ज्वालामुखी अंदर था, बस इंतजार था हल्का चोट के, उसके बाद फट के निकलेगा एक के बाद, ठीक।
तो वो ज्वालामुखी अभी अंदर था, अंदर ही अंदर खौल रहा था। भूमिगत रूप में आंदोलन नीचे ही नीचे तैयारी चल रहा था। और आगे अब क्या होगा घटना में वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।